नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में अब सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा मुफ्त बस यात्रा का लाभ। रेखा गुप्ता सरकार ला रही नया नियम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर की सुविधा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब यह सुविधा सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए होगी, जिससे उन्हें शहर में आसानी से और मुफ्त में यात्रा करने का मौका मिलेगा। नंदनगरी डिपो में एक नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पिंक टिकट की जगह जल्द ही पिंक पास शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यह भी बताया कि दिल्ली परिवहन निगम को 65,000 करोड़ रुपए के घाटे से उबारने की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए आईआईटी की मदद से बस रूट्स को और बेहतर किया जा रहा है ताकि यात्रियों को सुविधाजनक और तेज सेवा मिल सके। उन्होंने कहा कि डीटीसी को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस टेस्टिंग स्टेशन से बसों की जांच और रखरखाव आसान और तेज होगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। दिल्ली में इन जगहों पर बैन होंगी मीट की दुकानें। अवैध दुकानों को तुरंत किया जाएगा सील। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी ने बुधवार को एक अहम बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सड़कों की मरम्मत, गाजीपुर बुच्चड़ खाने में गोबर प्रोसेसिंग प्लांट, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास मीट की दुकानों पर पाबंदी जैसे फैसले शामिल हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए शेल्टर हाउस का भी प्रावधान करने की बात कही गई है। यह कदम दिल्ली को और साफ सुथरा, सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाए गए हैं। दिल्ली में डेंगू को लेकर अलर्ट। सीएम रेखा गुप्ता की आपात बैठक, फॉगिंग जल्द शुरू करने के निर्देश। राजधानी दिल्ली में डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर उपायों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने फॉगिंग शुरू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिस भी जगह पर डेंगू का मच्छर या उसका लार्वा मिलता है वहां पर चालान से पहले 2 बार चेतावनी दी जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फॉगिंग अभियान तय समय से पहले शुरू करने का आदेश दिया। अब तक 5 लाख घरों में फॉगिंग की गई है। बैठक में बताया गया कि कुल 71,000 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट कर दिया गया। वह बायोलॉजिकल कंट्रोल के तहत 279 जगहों पर लार्वीवोरस मछलियां छोड़ी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी के बिना डेंगू पर जीत संभव नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दवा या उपकरण की कोई कमी न हो। बता दें कि 16 जुलाई 2025 तक दिल्ली में डेंगू के 246 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मानसून के जल्द आने और रुक रुक कर हो रही बारिश को मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल बताते हुए चिंता व्यक्त की है। स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क कर दिया और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अगर डीएम को बुलाना है तो मंत्रियों को 48 घंटे पहले देनी होगी जानकारी। रेखा गुप्ता सरकार का नया नियम। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने एक बड़ा ही अजीब आदेश निकाला है। अब से दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री बैठक या फिर निरीक्षण के लिए किसी भी डीएम को सीधा नहीं बुला सकता है और डीएम को निरीक्षण और बैठक पर बुलाने के लिए अब दिल्ली सरकार के मंत्री को मुख्य सचिव की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा सर्कुलर में यहां तक लिखा गया है कि किसी भी प्रस्तावित बैठक के लिए मंत्री या विधायक को डीएम को कम से कम 48 घंटे पहले सूचना देनी होगी ताकि डीएम अपने बाकी के कार्य के लिए योजना बना सके। आप नेता आतिशी ने सीलमपुर में सद्भावना कांवड़ शिविर का किया उद्घाटन। बताए गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के वेलकम पुल पर कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ शिविर का आयोजन बहुत खास होता है। सीलमपुर का यह सद्भावना कांवड़ शिविर गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। एक तरफ जहां देश में नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ सीलमपुर में 1994 से भाईचारा का संदेश देता यह शिविर है जो मुस्लिम भाइयों द्वारा लगातार लगाया जाता है। मुस्लिम भाइयों ने शिव भक्तों को विदा कर संदेश दिया कि मजहब दीवार नहीं, दिलों को जोड़ने वाला पुल बनाता है। आपकी सरकार के दौरान इस 10 साल तक तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांवड़ियों को शानदार सुविधाएं मुहैया कराई और तभी से दिल्ली में कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाने लगा। एलजी ने जय भीम कोचिंग योजना में भ्रष्टाचार की एसीबी जांच के आदेश दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सूद। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को कहा कि उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान जय भीम प्रतिभा विकास योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो यानी कि एसीबी से कराने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों को सिविल सेवा सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों में मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है।
क्या है एक रोड एक दिन की योजना, जिससे दिल्ली की सड़कों के क्याकल्प की होगी तैयारी। जी राजधानी दिल्ली की बदहाल सड़कों की हालत सुधारने के लिए एमसीडी ने एक रोड एक दिन नई योजना शुरू करने का ऐलान किया। इस योजना के तहत दिल्ली के प्रत्येक जोन में हर दिन एक सड़क की मरम्मत और सुधार का काम पूरा किया जाएगा। बता दें कि एमसीडी का दावा है कि यह पहल दिल्ली की सड़कों को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। बिना क्लासरूम के कैसे चल सकता है स्कूल, एमसीडी के प्राथमिक विद्यालय की हालत। जब दिल्ली हाईकोर्ट एमसीडी के एक प्राइमरी स्कूल की हालत पर दंग रह गया। मैं कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बिना क्लासरूम के और केवल 4 दीवारी, शौचालय और पेयजल की सुविधा के साथ कोई स्कूल कैसे चल सकता है। मैं कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने खिड़की गांव में एमसीडी द्वारा संचालित एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं को छोड़कर कुछ सुविधाओं की मरम्मत और नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। इस स्कूल की दीवार सूफी संत यूसुफ कत्ल के मकबरे से मिलती है। दिल्ली में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल, किसी भी इमरजेंसी के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग। जी राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए एजेंसियां बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन कर रही हैं। 17 और 18 जुलाई को एक बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल होगी। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस अभ्यास को अंजाम देंगी, जिसमें शहर के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन अभ्यास होगा। इस मॉक ड्रिल का लक्ष्य है सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया और आपसी तालमेल को परखना व आतंकी हमले, बंधक स्थिति या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए यह अभ्यास खास तौर पर तैयार किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह ड्रिल शहर को और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के लाखों बस यात्रियों को होना पड़ सकता है परेशान, सरकार ने एक साथ सड़क से हटाई 533 बसें। दिल्ली के लाखों बस पैसेंजर्स को एक बार फिर बसों की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि क्लस्टर स्कीम के तहत 3 डिपो से चलने वाली 533 बसें बुधवार से एक साथ सड़कों से हट गई है। ये सभी ऑरेंज कलर की स्टैंडर्ड फ्लोर बसें थी और सीएनजी से चलती थी। 10 साल से ज्यादा पुरानी होने की वजह से इन्हें हटाया गया। इनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें आनी है, लेकिन फिलहाल एक साथ इतनी बड़ी तादाद में बसों के ऑफ रोड होने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दिल्ली में शराब का लाइसेंस लेना अब हुआ आसान, पुलिस से नहीं लेनी होगी ये मंजूरी। दिल्ली में शराब बेचने या परोसने से जुड़े व्यवसायियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया अब और आसान हो गई है। आबकारी विभाग ने एक नया आदेश जारी कर बताया है कि अब L11, L15 या 15F, L16 या 16F, L17 या 17F से लेकर L29 या 29F जैसे लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय दिल्ली पुलिस से ईटिंग हाउस रजिस्ट्रेशन या लॉजिंग सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल के 19 जून को लिए गए निर्णय के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिए गए वे अधिकार वापस ले लिए, जिनके तहत वह होटल, गेस्ट हाउस और खाने पीने की जगहों पर नियम लागू कर सकते थे। इसके बाद 28 जून को दिल्ली पुलिस ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इन पुराने नियमों को रद्द कर दिया था। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित। खराब मौसम को देखते हुए आज गुरुवार को भी एक बार फिर अमरनाथ यात्रा 2025 को रोक दिया गया। जानकारी के मुताबिक बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों से यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण प्रभावित तीर्थ यात्रा मार्ग पर मरम्मत कार्य को भी रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि लगातार बारिश की वजह से पटरियों पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आज दोनों आधार शिविरों से पवित्र गुफा की ओर किसी भी प्रकार की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। फूड डिलीवरी के दौरान तेज बाइक दौड़ाने और नियमों की अवहेलना पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त जारी का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिलीवरी कर्मचारियों के असुरक्षित ढंग से सामान पहुंचाने व परिवहन नियमों का उल्लंघन करने पर चिंता जताई है। बता दें कि बुधवार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का उल्लंघन करने वाले डिलीवरी कर्मियों द्वारा माल के असुरक्षित परिवहन पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया।
दिल्ली में बनेगा देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क। नॉर्वे और हांगकांग के सफल मॉडलों पर कराई जा रही है स्टडी। ये दिल्ली के पहले प्रदूषण रहित और नेट जीरो ई वेस्ट इको पार्क को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी को ग्लोबल स्टडी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस स्टडी का उद्देश्य होलंबी कला में एक विश्व स्तरीय सुविधा स्थापित करना है, जो ई वेस्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के नए मानक तय करेगी। पर्यावरण मंत्री के मुताबिक यह देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जो ग्रीन बेल्ट से घिरा, नेट जीरो एमिशन पर आधारित और वास्तव में भारत में अब तक बना सबसे हरित औद्योगिक केंद्र होगा। बता दें कि पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि इसके लिए हम दुनिया भर के सफल मॉडलों का अध्ययन कर रहे हैं, मैं खासकर नॉर्वे जो बेहद इको फ्रेंडली है और हांगकांग में जहां ई वेस्ट प्लांट शहरों के बीच होते हुए भी शून्य प्रदूषण फैलाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम सबसे स्वच्छ और सुरक्षित तकनीक अपनाएं, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और दिल्ली को प्रदूषण से राहत मिलेगी। नाबालिग धमकीबाज उम्र है 12 साल, इस बीमारी से है पीड़ित। दिल्ली के एक स्कूल और कॉलेज को भेजे थे ईमेल। जेडीयू के सेंट स्टीफन कॉलेज और छावला के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में द्वारका जिला ने 12 साल के एक नाबालिग की पहचान की है। मैं छानबीन के बाद बुधवार को नाबालिग को दक्षिण दिल्ली से पकड़ा गया। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने नाबालिग की काउंसलिंग करवाई, बाद में उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि नाबालिग मानसिक रूप से बीमार है, उसकी दवाएं भी चल रही है। उसने अपने मोबाइल फोन से धमकी भरे ईमेल किए थे। हालांकि वह न तो इन स्कूलों में पढ़ता है और न ही उसने जानबूझकर इनको निशाना बताया। मैं गूगल पर उसे जो स्कूल व कॉलेज उसे मिला उसने उनको ईमेल कर 5 करोड़ दें वरना साथ घूमने वाले और रिश्तेदारों की है लिस्ट। सिंगर फाजिलपुरिया को धमकी। जी बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी सुनील सरधानिया ने ली है। उसने सोशल मीडिया पर इसका पोस्ट भी किया है। इसमें दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का भी नाम आया है। मैं पोस्ट में लिखा है कि जो यह मामला हुआ उसने चेतावनी दी थी। उसने लिखा है कि अगर मरना होता तो वह ऑफिस के बाहर ही मार देता। उसे अपने पैसे चाहिए जो दीपक ने अपने पैसे और जानकारों से लेकर इसके ऊपर लगाए थे। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन, झमाझम बारिश से आफत में आई जान, अभी राहत नहीं, जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। ये दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय है और इसके प्रभाव से झमाझम बारिश हो रही है। वह बुधवार को भी उत्तराखंड समेत पश्चिमी हिमालयी राज्यों से लेकर अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर उड़ीसा और कश्मीर से लेकर केरल तक अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हुई। राष्ट्रीय राजधानी में भी बौछारें पड़ी और खराब मौसम के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 उड़ानों को जयपुर और अमृतसर डायवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 दिन और दक्षिण भारत में 6 से 7 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। जल भराव से मुक्त होगी दिल्ली, 60 दिन में तैमूर नगर नाले की बदलेगी सूरत। रेखा सरकार ने बनाया है यह खास प्लान। राजधानी में यमुना को साफ करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने तैमूर नगर नाले को चौड़ा और गहरा करने की परियोजना शुरू कर दी है। ये नाला मुंबई बड़ौदा हाईवे से यमुना नदी तक जाता है। इसके रखरखाव से पानी का प्रभाव बेहतर होगा। न केवल आसपास के इलाके जल भराव से मुक्त होंगे बल्कि यमुना की स्वच्छता में मदद मिलेगी। 2 मिनट में मिलेगी दांतों की रिपोर्ट, मरीज खुद कर सकेंगे बीमारी की जांच। दिल्ली के इस अस्पताल में लगी पहली मशीन। जो मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में मरीज खुद दांतों को स्कैन कर बीमारी के बारे में 2 मिनट में जान सकेंगे। वे पायलट परियोजना के तहत इंस्टीट्यूट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI की सुविधा से सुसज्जित स्कैनो एयर मशीन लगाई गई है। दिल्ली में 2 दिन होगी झमाझम बारिश, हिमाचल में येलो अलर्ट, यूपी से बिहार तक इन 15 राज्यों में भी बरसेंगे बादल। जब दिल्ली में मौसम आंख मिचोली खेल रहा है, में कभी बारिश हो रही है तो कभी तेज धूप खिल रही है। मंगलवार को दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। लेकिन बुधवार को दिल्ली में फिर से तेज धूप खिली। अब मौसम विभाग ने दिल्ली में 17 और 18 जुलाई को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 19 और 20 जुलाई के लिए बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। कैनॉट प्लेस में बम की खबर से मचा हड़कंप, LIC बिल्डिंग सील, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में स्थित लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि LIC बिल्डिंग में बुधवार को बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर LIC बिल्डिंग को एहतियातन खाली करा लिया गया। यह घटना संसद मार्ग थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। पुलिस के अनुसार बम की सूचना की गंभीरता को देखते हुए
सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड बिल्डिंग की गहन तलाशी ले रहे हैं। अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है। वह दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। नोएडा की इन 50 सोसाइटियों पर चलेगा बुलडोजर, 39 डेवलपर्स को मिलेगा नोटिस। देखें पूरी लिस्ट। जो नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक आवासीय सोसाइटियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इस सिलसिले में 39 डेवलपर्स को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। वह तय समय सीमा में निर्माण न हटाने पर प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा और खर्च भी बिल्डरों से ही वसूला जाएगा। बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे 50 से अधिक अवैध आवासीय सोसाइटियों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। 39 डेवलपर्स को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में निर्माण हटाने को कहा गया। ऐसा न करने पर प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। ये कॉलोनियां महर्षि आश्रम की जमीन पर बसाई जा रही है, जहां 2018 से अवैध निर्माण चल रहा है। दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में बच्चों के डूबने पर एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर 2 बालकों के डूबने की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया। में आयोग का मानना है कि दोनों घटनाएं कथित तौर पर सार्वजनिक प्राधिकारियों की लापरवाही को दर्शाती है। वह दिल्ली के मामले में आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को भी इस संबंध में नोटिस जारी किया। वहीं ग्रेटर नोएडा की घटना में आयोग ने GNDA के अध्यक्ष और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग का कहना है कि उन्होंने प्राधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वे बीती 7 जुलाई को दिल्ली NRC के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में अलग अलग मामलों में 2 बच्चों के डूबने की घटनाएं सामने आई थी। क्राइम करने के लिए नाबालिगों को किराए पर देता था गाड़ियां, 3 नाबालिग सहित 4 दबोचे गए। दिल्ली पुलिस ने झपट मारी और वाहन चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना फैजल अहमद और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 16 महंगे मोबाइल फोन, 5 चोरी की स्कूटियां और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से 16 मामले सुलझाने का दावा किया। वह फैजल नाबालिगों को शामिल कर वारदातों को अंजाम देता था। क्या AI की मदद से दिल्ली के प्रदूषण पर लग जाएगी लगाम? द्वारका में पायलट प्रोजेक्ट शुरू। जो नासुर बन चुके दिल्ली के वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद ली जाएगी। AI से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण के कारकों का पता लगाया जाएगा और फिर उसी के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर द्वारका में ट्रायल शुरू कर दिया गया। इसके बाद आनंद विहार, पंजाबी बाग व बवाना में ट्रायल किया जाएगा। दिल्ली को कुत्तों के आतंक से बचाने को MCD ने उठाया कदम, नियमों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को भेजेंगे सुझाव। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली में भी इसके समाधान की मांग उठने लगी है। मैं RWA से लेकर मार्केट एसोसिएशन इसके समाधान की मांग कर रहे हैं। MCD की अस्थायी समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा, मैं जहां पार्षदों को आवारा कुत्तों से समस्या के समाधान की मांग के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। पार्षदों का कहना था कि समस्या विकराल है, इसलिए इस पर कमेटी बना डॉग शेल्टर बनाए जाए, साथ ही नियमों में संशोधन के लिए भी कमेटी बनाई जाए। इस पर अस्थायी समिति की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कमेटी बनाने के साथ ही केंद्र सरकार को नियमों में संशोधन के लिए सुझाव भेजने की बात कही है। दिल्ली में आनंद विहार के साथ ECISBT का होगा क्या कल्प? 2053 तक यात्रियों की संख्या बढ़ने का अनुमान। जो आनंद विहार और सराय काले खां अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल परिवहन केंद्रों में तब्दील किया जाएगा, में जहां हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। में दिल्ली सरकार की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति के तहत दोनों अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को आधुनिक वास्तुकला, एकीकृत परिवहन साधनों और वाणिज्यिक, आवासीय एवं हरित स्थानों के मिश्रण के साथ पुनः डिजाइन किया जाएगा। पालतू कुत्ते को डांट दिया तो गुस्से में शख्स ने पड़ोसी की काट दी नाक। जो ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र के नट मड़ैया गांव में एक पालतू कुत्ते को डांटने की घटना ने हिंसक रूप ले लिया। पड़ोसी के कुत्ते को भगाने के बाद हुए विवाद में एक युवक की नाक धारदार हथियार से काट दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह साधारण अपमान नहीं, महिला को RXXI कहने पर अदालत ने जमकर लगाई फटकार। किसी महिला को चरित्रहीन और सेक्स वर्कर बताने के लिए अक्सर एक अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर एक आरोपी को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि यह अपराध है। अदालत ने कहा कि यह शब्द एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह चरित्रहीन और बेवफा है।
कूड़े से बनी बायो सीएनजी से हर रोज चल सकती है 17,000 कारें। अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो राजधानी में पैदा होने वाला कचरा बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। वह गीले कचरे से हर दिन 1,74,000 किलो बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। बायो सीएनजी की यह मात्रा इतनी बड़ी है कि इससे हर दिन 17,000 से ज्यादा कारों की ईंधन खपत पूरी हो सकती है। बता दें कि पर्यावरण और प्रदूषण पर काम करने वाली संस्था विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने बायो सीएनजी को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। बायो सीएनजी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नाम से जारी इस रिपोर्ट में इस बात का आकलन किया गया है कि देश के किस राज्य में गीले कचरे से कितनी बायो सीएनजी पैदा करने की क्षमता है। इस सूची में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। संस्था का आकलन है कि यहां पर गीले कचरे से हर दिन 389 टन बायो सीएनजी बनाई जा सकती है। इस सूची में दिल्ली 6वें स्थान पर है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,